हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एज वी नो, हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो दो टाइप के होते हैं, ओपन चेन एक्रिलिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स एंड द क्लोज चेन एलिसाइक्लिक, साइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स। अभी ओपन चेन फॉर एग्जांपल हमारा मीथेन। फिर ये जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, मतलब ये पूरा इनका स्ट्रक्चर देखने में ही पूरा ओपन होता है। यहाँ पे मतलब किसी भी ओपन या क्लोज चेन को अगर हम क्लासीफाई पर देखना चाहते हैं विजिबली, तो क्लोज चेन मतलब क्या है, जो फर्स्ट और लास्ट कार्बन होता है या फिर जो भी एटम एलिमेंट होता है हमारा, वो एक दूसरे को अटैच हुआ रहता है। लेकिन ओपन में ऐसा नहीं होता, फ्री एंड्स रहते हैं दोनों साइड पे। तो ये जो ओपन चेन कंपाउंड्स है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, द स्ट्रेट चेन एंड द ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन हमारे एकदम लीनियर फॉर्म में होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोपेन। और ब्रांच चेन देखो, जैसे हम देख सकते हैं कि पेड़ की टहनी जैसी होती है, हमारे मेन ब्रांच होती है और उसको साइड साइड को कोई सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, तो इट इज़ इन दैट फॉर्म। और ये जो क्लोज चेन कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप, द होमोसाइक्लिक एंड द हेटेरोसाइक्लिक। होमो मीनिंग सेम, तो ऐसे कंपाउंड्स की जिनमें सारे के सारे एटम्स सेम रहते हैं, so those are homocyclic compounds and are in the form of cycle. तो ये जो homocyclic, these are further of two type, alicyclic and aromatic. Aromatic compounds are the those which show the property of aromaticity के जो भी rules है, Huckel's rule, ये सब ओबे करते हैं। and alicyclic for example the cyclopropene. हेटेरोसाइक्लिक अगर हम देखना चाहते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स है जो विच कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल हमारा जो पिरिडिन है, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग को, एक कार्बन को हमने नाइट्रोजन से सब्स्टिट्यूट किया है, सो दिस इज अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो बहुत बार बहुत लोगों को क्वेश्चन पड़ा था कि हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, हम इनको स्टडी कैसे करेंगे, इट इज़ वेरी टफ। तो टुडे आई एम हियर टू हेल्प यू आउट विद दोज टॉपिक्स। जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं, पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की वजह से होने वाले इफेक्ट्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो इनमें चार इफेक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड द इंडक्टिव इफेक्ट। उसमें से फर्स्ट हम स्टडी करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंड्यूस हुआ है कोई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो यहाँ पे होता क्या है, ये पोलराइजेशन की वजह से होता है। जो भी हमारे सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है हमारे मोलिक्यूल में, तो उनमें पोलराइजेशन हमें दिखता है। पोलराइजेशन जैसे हमें पोलर, पोल मतलब हमारे साउथ एंड नॉर्थ पोल, दो अपोजिट एंड्स है। वैसे ही अगर हम केमिस्ट्री में देखते हैं तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये दो अपोजिट एंड्स होते हैं किसी भी कंपाउंड के। तो यहाँ पे ये जो पोलराइजेशन होता है, ये क्यों होता है, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंसेस में। जो भी सपोज आप अगर ये बॉन्ड देखते हैं मिथेनॉल में, अगर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर इतना ही आप देखते हो, तो यहाँ पे इन दोनों ने एक बॉन्ड शेयर किया है। तो ये बॉन्ड शेयर करते हैं, तो उस समय में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ये हमें पोलराइजेशन देगा। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर आप देखोगे ये दोनों इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अपनी ओर खींच लेता है। ये जो शेयर किया हुआ वो इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जो आप डेल्टा नेगेटिव से डेजिग्नेट करते हो। अभी इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पुल हुआ है नहीं, तो इसकी वजह से इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, माइनस आई इफेक्ट एंड द प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। मतलब ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पुल करने की ज़्यादा टेंडेंसी दिखाते हैं, लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, साइनाइड, नाइट्रो ग्रुप्स, ऑल दीज ग्रुप्स। while the positive eye effect, these donate the electron और these release the electron। जो भी मिथाइल ग्रुप कंटेनिंग होते हैं, ये सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं। अभी बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब थियोरी पढ़ के जाते हैं एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर हम देते हैं, तो उस समय में हम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करते हैं कि एग्जाम में वो तो सब हमने पढ़ा था, लेकिन हमें कुछ आ क्यों नहीं रहा। बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट लर्निंग थियोरी, इट्स ऑल्सो लर्निंग अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ वॉट एवर फेनोमेना यू आर स्टडिंग। सो अभी यहाँ पे हम इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस देखेंगे। तो उसमें का सबसे पहले है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनियम आयंस। तो कार्बोनियम आयंस क्या होते हैं, दीज आर द कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायंस, कार्बो मतलब कार्बन, कैटायंस मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयंस। तो द कार्बन दैट possesses positively charged ions are called as carbocations.
अभी इनका स्टेबिलिटी हम कैसे स्टडी करेंगे? ऐसे बोलते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। अब आप बोलोगे कैसा है मैम? तो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जितने ज़्यादा उतना वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, रिलीज करेगा, मतलब पॉजिटिव आई इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उतना ज़्यादा स्टेबल हो पाएगा वो। जैसे कि अगर आप देखोगे टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो कैसे? ये हमारा सेंट्रल कार्बन एटम है, हमें पता है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल कैसे? तो इसके साइड में जो भी हमारे अल्काइल ग्रुप्स है ये क्या कर रहे हैं? अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं सेंट्रल कार्बन एटम की तरफ, जिसकी वजह से इसको इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी रह रही है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी, द प्राइमरी एंड द मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप के इस केस में देखो है, यहाँ पे ज़्यादा है नहीं मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप है नहीं जो इसको ज़्यादा वक्त स्टेबल रख पाएंगे, जिसकी वजह से कम स्टेबल होता है। नाउ सेकेंड वी स्टडी इन द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी भी वैसी ही है जैसे हमारे कार्बोकैटायंस की है, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स उतने ज़्यादा हमारे फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी। सेम दीज अवेल द इलेक्ट्रॉन्स फॉर द सेंट्रल कार्बन एटम। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है? हमारा टर्शरी कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, प्राइमरी एंड द मिथाइल ग्रुप। अभी हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। अभी फिर से हमने देखा कि कार्बन एनायंस, कार्बन एनायन मतलब ऐसा कार्बन एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। तो इनका जो स्टेबिलिटी होता है हमारा कार्बोकैटायन के बिल्कुल अपोजिट होता है। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है तो स्टेबिलिटी कम होगी। कैसे? जस्ट इमेजिन, अभी जो भी हमारा सेंट्रल कार्बन एटम है यहाँ पे, ये मिथाइल का ये वाला केस कंसिडर कीजिए आप लोग। तो इसके केस में क्या होता है? ये खुद नेगेटिवली चार्ज है, मतलब इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या कर रहा है? ये हाइड्रोजन को देने की कोशिश कर रहा है, हाइड्रोजन खुशी खुशी से ले भी रहा है, मतलब इसके पास ये डिस्टेबलाइज होने के लिए कोई भी इसको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये केस देखते हो, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल बोलेगा कि हाँ पापा मैं तो ज़्यादा मैं खुद ही तो स्टेबल हूँ, आपके इलेक्ट्रॉन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसके केस में यहाँ पे ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। सो दैट्स वाई वी से दैट मिथाइल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी कंपाउंड, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंपाउंड। अभी हमने तो बहुत बार एग्जाम में पढ़ा है कि राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द बेसिसिटी ऑफ द अमाइंस और स्ट्रेंथ ऑफ द अमाइंस। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बात हमेशा याद रखो आप, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स होते हैं अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो बेसिसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब हमारा मिथाइल ये हमें इलेक्ट्रॉन देता है तो इसलिए हमारे अमाइन की क्या होगी? बेसिसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन खुद ही खींच रहे हैं, डीलोकलाइज खुद से कर रहे हैं, तो उस समय पे हमारी जो बेसिसिटी है ये बेसिसिटी हमारी कम हो जाएगी अमाइंस की। इसीलिए जो हमारे अल्काइल अमाइन ग्रुप रहते हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं एज कंपेयर टू अमोनिया। सो द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ इज अल्काइल अमाइन इज मोर स्टेबल देन द अमोनिया देन दैट इज कंपेयर टू द एनिलीन्स। नाउ द रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स। जो भी हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं ये किसी भी अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल आर। अभी हमें जाहिर सी बातें पता है कि कार्बोनिल ग्रुप ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये खुद की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज खींच लेगा। तो अगर ये खुद ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मतलब इसने क्या किया? खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई? बढ़ा दी। तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे अगर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा भी, न्यूक्लियोफाइल इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता भी है इस कंडीशन में इसके ऊपर अटैक करने के लिए, तो इसका रिएक्टिविटी रहेगा नहीं। ये खुद नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। हमें रूल पता है कि नेगेटिव नेगेटिव विल ऑलवेज रिपेल, दे वोंट अट्रैक्ट, दे वोंट बी फॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा? इनका रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम इनका रिएक्टिविटी स्टडी कर पाएंगे तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? हमारा फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा एज कंपेयर टू एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। तो आई होप you have understood the phenomena and the applications of the inductive effect. Now the second effect we are going to study is the electromagnetic effect. अभी देखो यहाँ पे क्या होता है? This occurs because of the pi electron pair. तो ये जो इफेक्ट है
यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन रहता है वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है जब कोई एक दूसरा अटैकिंग रिएजेंट हमारे केमिकल रिएक्शन में आता है। तो आप मुझे बताइए, अगर कोई रिएजेंट आता है तो वो रिएजेंट हर समय पे प्रेजेंट था पहले? नहीं, किसी स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए हमने बाद में उसको ऐड किया, मतलब इट इज़ ऑन रिक्वायरमेंट, राइट। तो ये जो इफेक्ट होगा ये टेम्प्रेरी बेस पे होगा कि हाँ हमारा रिएजेंट आ रहा है, हमारा रिएजेंट अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से हमें एक स्पेसिफिक एक्टिविटी दिख रही है। सो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज अ टेम्प्रेरी इफेक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये दो टाइप के होते हैं, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। तो प्लस ई इफेक्ट होता क्या है? तो ये इफेक्ट क्या होता है कि हमारे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है हमारे मल्टीपल बॉन्ड के, वो ऐसे एटम की तरफ अटैच हो जाते हैं जहाँ पर रिएजेंट खुद अटैच हो रहे हैं, या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमारा रिएजेंट भी अटैच होने वाला है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन अगर हमारा रिएजेंट है जो अटैच होना चाहता है, लेकिन अभी अब हमारा जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन था, ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होके यहाँ पे आ गया इस कार्बन पर, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और ये हाइड्रोजन वापस इसके ऊपर अटैच हो रहा है। तो देखो ये पूरा का पूरा ट्रांसफर एक ही कार्बन पे हुआ है। सो दिस विल बी योर प्लस ई इफेक्ट, मतलब ये सब कुछ एक ही कार्बन पे हुआ है। लेकिन नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक तरफ होगा लेकिन हमारा जो रिएजेंट है वो किसी और तरफ जाएगा। देखो अभी यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है लेकिन हमारा जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो न्यूक्लियोफाइल किस तरफ आ रहा है, हमारे कार्बन की तरफ। तो देख लो ये दोनों भी सेम एटम पे हुआ है, नहीं हुआ है। तो दिस इज व्हाट इज योर माइनस ई इफेक्ट। या सो नाउ द थर्ड इफेक्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट को हम एम से डेजिग्नेट करते हैं। अभी यहाँ पे होता क्या है, देखो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हुआ था, सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस देखा था हमने। नेक्स्ट हमारा जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट था, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में हमने क्या देखा था, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अभी मेसोमेरिक इफेक्ट में वो सब एक ही सिस्टम में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट इन्वॉल्व है और एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। इन दोनों के पाई और बाइटल्स का ओवरलैप होता है, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो ये सब जब होता है तो ये जो होता है हमारे इलेक्ट्रॉन के ग्राउंड स्टेट में होता है। तो ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट है इट इज ऑफ टू टाइप्स, प्लस एम माइनस एम। तो अगर हम प्लस एम का देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जो अभी हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आया है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। अभी अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस केस में हमारे मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए, तो मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास बढ़ जाएंगे। लेकिन माइनस आई इफेक्ट के केस में कोई भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या कर रहा है, वो हमारे मेन मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इट इज विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन्स जब डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो अगर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, निकाले जाएंगे, तो उसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, तब उस कंडीशन में कम हो जाएगी, डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द molecule. So this is known as minus m effect. अभी हम वापस आ जाएंगे हमारे एप्लीकेशंस पर, कि एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी फिनोमेना देखते हैं तो यू नीड टू स्टडी द एप्लीकेशंस वेरी नीटली। तो इसके एप्लीकेशन अगर हम देखेंगे, नाइट्रोबेंजीन की केस में क्या होता है, जो नाइट्रोबेंजीन होता है जब वो डीलोकलाइज उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो बेंजीन से उसके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं हर एक कंडीशन में। तो यहाँ पे हमारे जब इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं तो डीलोकलाइज होने के बाद हम देखते हैं कि हमें ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे हमें पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो मतलब अगर हमें कोई अगर तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल आता है, अगर हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो ऑब्वियसली अभी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे होगा क्या, नहीं, क्योंकि उसने अभी क्या किया है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन को डीएक्टिवेट कर रखा है। इसलिए उस कंडीशन में हम क्या बता सकते हैं कि हमारा जो भी नाइट्रोबेंजीन है ये हमारा एक्टिव रहेगा सिर्फ मेटा साइट पे, इट इज एक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टूवर्ड्स मेटा पोजिशन। सेम इज इन द केस ऑफ द फिनॉल। अभी फिनॉल पे हमें पता है कि OH ग्रुप होता है हमारे बेंजीन पे, लेकिन अभी इस केस में देखो थोड़ा सा उल्टा है। हमारा जो OH है, अभी ये जो OH है, OH के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
तो ये OH क्या करता है उस कंडीशन में, अपना जो लोन पेयर है वो दे देता है, इट गिव्स और इट रिलीजेस। जब कोई रिलीज होता है इलेक्ट्रॉन का तब हमें पता है कि क्या दिख रहा है हमें, प्लस एम इफेक्ट। अभी जो हमें प्लस एम इफेक्ट दिख रहा है, तो उसके बाद जो डीलोकलाइजेशन होगा, तो डीलोकलाइजेशन की कंडीशन में या उस प्रोसेस में हम क्या देखेंगे कि हमें नेगेटिव चार्ज हमारे ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे दिख रहा है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता भी है, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूशन होता भी है, तो इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूशन होगा हमारे ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है और इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, मतलब है। नाउ द लास्ट वन इज द हाइपर कॉन्जुगेशन, हमारा चौथा टाइप का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा है इंडक्टिव इफेक्ट के जैसे, बट नहीं है, वैसा नहीं है। यहाँ पे हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करते हैं, लेकिन वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हम CH बॉन्ड के ही कंसिडर करेंगे, जो भी हमारे अल्काइल ग्रुप को अटैच्ड है एक अनसैचुरेटेड सिस्टम में, या फिर कोई अनशेड पी ऑर्बिटल में। तो ये जो इफेक्ट होता है ये परमानेंट होता है, क्योंकि हमारा जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है कंटिन्यूसली होता रहता है। तो यहाँ पे हम कैसे स्टडी करेंगे, कैसे याद रखेंगे, ये ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच रहते हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम को, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम है, इसको कितने सारे अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, और जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। और ये सब जब होता है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो लो एनर्जी ऑर्बिटल की कंडीशन में रहता है। अभी अगर आप ये केस देखोगे तो CH बॉन्ड्स कितने दिखते हैं, इसके 3 रहेंगे, इसके 3 रहेंगे, इसके 3 रहेंगे, मतलब कितने हो गए, इसके 9 हो गए, इसके केस में कितने हो गए, 6 7 7 हो जाएंगे। तो 9 ज़्यादा है या 7 ज़्यादा है, सीधा सा एक मैथ्स है कि आप काउंट द नंबर ऑफ द CH बॉन्ड्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड्स, एंड बता दो आप, इतना ईजी सा है। तो आप आसानी से बता सकते हो कि हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद से कितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किस में है, या फिर कौन सा कैटायन ज़्यादा स्टेबल है इस कंडीशन में। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। थैंक यू।